साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है चाइना प्लस वन और भारत। साथियों, कुछ समय पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने कहा था कि चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव महसूस करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब अपनी आपूर्ति व्यवस्था में विविधता लाने की रणनीति के तहत एशिया में ही चीन से इतर यानी चाइना प्लस वन के तहत दूसरे देशों की तरफ देख रही है। यहाँ चाइना प्लस वन से तात्पर्य कंपनियों का एक प्रकार से चीन पर अपनी निर्भरता में विविधता लाना है, यानी चीन पर ही निर्भर नहीं रहना है। बंगा का आगे कहना था कि हाल के वर्षों में कई कंपनियों ने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत चीन से बाहर अन्य देशों में अपने कारखाने लगाए हैं। इस प्रकार चीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही इन कंपनियों को बेहतर ठिकाने का विकल्प देकर भारत स्थिति का लाभ उठा सकता है। ऐसी पहल करके भारत अपने विकास को गति देते हुए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सकता है। साथियों, बंगा का यह बयान तब आया है जब हाल में अमेरिकी कंपनियों ने निवेश संबंधी नई घोषणाएं की हैं। भारत में निवेश की घोषणा करने वाली कंपनियों में जो हैं चिप निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी है। देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर उद्योग स्टील, गैस और रसायन की तरह आधारभूत उद्योग है जो कई क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। सेमीकंडक्टर के निर्माण से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रक्षा क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिलेगा। माइक्रोन के अलावा अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च जैसी कंपनियों की निवेश घोषणाओं से आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में नई नौकरियां सृजित होंगी। इसके अलावा आशा की जा रही है कि भारत की नई लॉजिस्टिक नीति और गतिशक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन, नीतिगत सुधारों, कारोबार आरंभ करने के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रमिकों को नए दौर के अनुरूप प्रशिक्षण देने के साथ साथ विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सुधारों से अगले वर्ष दुनिया के शीर्ष 5 पसंदीदा एफडीआई वाले देशों की सूची में भारत पहुंच जाएगा, यानी 2024 में। बंगा ने यह भी कहा है कि भारत 3 से 5 वर्षों में चाइना प्लस वन स्थिति का फायदा उठा सकता है। इसके लिए उनका सुझाव था कि भारत को निवेश आकर्षित करने वाला वातावरण बनाना होगा और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करनी होगी। उनके अनुसार वैश्विक मंदी के दौर में भारत की घरेलू खपत अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है, जो बहुत बड़ी बात है। बंगा के अनुसार अक्षय ऊर्जा के स्रोत को विकसित करने के लिए आने वाले समय में बड़े गैर सरकारी निवेश की जरूरत होगी। 2030 तक यह 1000 अरब डॉलर तक हो सकता है। इससे हम वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही गैसों का उत्सर्जन शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। बंगा की इस टिप्पणी के कुछ समय बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने भी एक लेख में कहा है कि पश्चिमी देशों के नेता सोच विचार कर भारत पर दांव लगा रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से दुनिया में तेजी से एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और 2050 तक इसका आकार अमेरिका के बराबर होगा। उनका आगे कहना था कि भारत 2050 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी की ग्रोथ को, जिसे हम प्रति व्यक्ति की क्रय शक्ति भी कह सकते हैं, 5% या उसके आसपास बनाए रख सकता है। इसके पीछे उल्फ ने देश के बैंकों का बही का खाता यानी बुक कीपिंग को बेहतर रखना एक प्रमुख कारण बताया। चीन प्लस वन स्ट्रेटेजी के बारे में उनका कहना है कि भारत इस स्ट्रेटेजी को अपनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। भारत का बड़ा घरेलू बाजार इस मामले में दूसरे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले
लाभ की स्थिति में है, ऐसा उल्फ का कहना था। उनके अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत जो है क्रय शक्ति परचेजिंग पावर के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, पिछले 30 सालों से पश्चिमी कंपनियों का चीन के प्रति सस्ते लेबर, कम लागत, कच्चे माल की उपलब्धता और चीन की नीतियों की वजह से आकर्षण रहा है पश्चिम की कंपनियों को, और जिसका नतीजा यह रहा कि पश्चिमी देशों ने चीन में बेतहाशा निवेश किया। लेकिन अब चीन पर निर्भरता पश्चिमी देशों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। अब स्थिति बिल्कुल उलट है। आज चीन +1 पॉलिसी से ड्रैगन का गेम बिगाड़ने में जो है अमेरिका और यूरोप जुट गए हैं। अब पश्चिमी देश जो हैं चीन +1 पॉलिसी के तहत चीन के अलावा ऐसे देश की तलाश में जुटे हैं जो विनिर्माण के मामले में चीन का विकल्प बनकर खड़ा हो। साथियों, पश्चिम और चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों की नज़र एशिया में चीन की जगह भारत को लाकर पावर बैलेंस करने पर है। यानी वे भारत की ओर चाइना +1 की जो नीति है उसमें वो विशेष रूप से भारत की ओर देख रहे हैं। अमेरिका भारत को चीन की प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 1 दशक में यदि हम देखें तो दोनों देशों के बीच व्यापार जो है दोगुना होकर 191 अरब डॉलर से अधिक हो गया। Our economic relationship is booming. Trade between our countries has almost doubled over the past decade to more than $191 billion, supporting tens of thousands of good jobs in both India and the United States. Add to that, 1 million American jobs across 44 states will be supported by the purchase of more than 200 American-made Boeing aircraft by that Air India is announcing earlier this year. And with this visit, Indian firms are announcing more than $2 billion in new investments in manufacturing, solar in Colorado, steel in Ohio, and optic fiber in South Carolina. और अभी अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यहाँ सवाल यह है कि चाइना +1 पॉलिसी में भारत की क्या भूमिका हो या वह इसमें कितना अहम बने, महत्वपूर्ण बने। इसमें दो राय नहीं कि निवेशकों की का पसंदीदा देश जो है भारत बन गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में भी विश्व में भारत अग्रणी बनने की राह पर चल रहा है। लेकिन जहां तक चाइना +1 यानी चीन के अलावा एक अन्य देश को निवेश के विकल्प के तौर पर रखना या खड़ा करना, इस परिदृश्य की जहां तक बात है तो उसका लाभार्थी अभी भारत नहीं बल्कि वियतनाम है। क्योंकि भारत पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से अच्छी तरह एकीकृत नहीं है और वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP का भी हिस्सा नहीं है। इसलिए थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं भारत से बेहतर स्थिति में हैं। हम पूर्वी एशियाई देशों की तर्ज पर विकास दर जो है हासिल नहीं कर पाए, यह एक मुख्य कारण रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ देश है और उसके पास अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा बाजार है। यह सबसे प्लस पॉइंट भारत के लिए है कि भारत का जो बड़ा बाजार है उसके प्रति सभी देश जो हैं आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए भारत को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष और अतिरिक्त प्रयास करने होंगे और उसे अपने वृहद आर्थिक प्रबंधन में सुधार भी करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत
चीन +1 पॉलिसी के लिए उपयुक्त है, यानी चीन से निकलने वाली कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने की स्थिति में भारत है। और यहाँ पे हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि एप्पल है, हुंडई और BMW जैसी विशाल कंपनियां पहले से ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर चुके हैं, और टेस्ला जो है वह भी निकट भविष्य में भारत की तरफ रुख करेगा, जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान जो है इस पर चर्चा हुई थी, निर्णय लिया गया था। और मेक इन इंडिया पहल ने भी देश को एक निवेश गंतव्य के रूप में आगे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिकल डिवाइसेज हैं, टेक्सटाइल है, इनसे जुड़ी अन्य कंपनियों के भी भारत में आने की संभावना बन रही है। सरकार ने उद्योग कारोबार को आसान बनाने के लिए विगत 9 वर्षों में करीब 1500 पुराने कानूनों और 40,000 अनावश्यक अनुपालन यानी कंप्लायंसेस जो थे उनको समाप्त किया है। इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में GST और दिवालिया कानून जैसे सुधार किए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र को अगर हम देखें तो वहाँ पर जोरदार सुधार होने के बावजूद बृहद आर्थिक बुनियाद की मदद से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को कम किया गया है, और यहाँ यह भी ध्यान में लाना आवश्यक होगा कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जिन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही है उससे देश में विदेशी निवेश बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को सरकार जो है विशेष उस पर विशेष सरकार का फोकस है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी तेज़ी से काम किया है। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ज़मीन अधिग्रहण को आसान बनाना है, और डिजिटल सिस्टम में तेज़ी से जो काम हो रहा है उससे भी निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बना है। और इन सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के अलावा विदेश यात्रा में जाने वाले अन्य मंत्रीगणों ने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बराबर यह आग्रह किया है कि वे भारत में निवेश करें, और जिसका प्रतिफल जो है रेस्पॉन्स उसका जो है अच्छा मिला है। भारत में प्रतिस्पर्धी मजदूरी और कुशल श्रमिकों का विशाल समूह है, इसलिए भारत लागत को कम करने की इच्छा रखने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए चीन के एक आकर्षक विकल्प बनने की पूरी क्षमता रखता है, यानी चीन के स्थान पर भारत जो है उस कसौटी पर खरा उतरता है। जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक भारत का पासपोर्ट 2022 के मुकाबले और ताकतवर होने की बात कही गई है, और इस साल 2023 की रैंकिंग में भारत 80 पायदान पर आ गया है, जबकि 2022 में इसकी रैंकिंग जो थी 87 थी। यहाँ पर यह इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत बढ़ने का मतलब सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मजबूत होना नहीं है, बल्कि इसका सीधा नाता अंतर्राष्ट्रीय निवेश, बिजनेस के मौक़ों और फाइनेंशियल फ्रीडम से भी जुड़ा होता है। इसके अलावा भारत द्वारा शुरू की गई PLI प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम पहल के भी सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। इससे भारत की अपनी विनिर्माण क्षमताओं में मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसमें इजाफा हुआ है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने इस स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित किया है। इसकी बदौलत इस समय एशिया में अधिकांश निवेशकों को भारत से बेहतर कोई नहीं दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी की यह भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा भारत ने पहले से ही कॉरपोरेट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे देश में व्यवसायों को संचालित करना आसान हो जाता है। भारत को
विदेशी निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाने में हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% की दर से बढ़ने की आशा व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। सनराइजिंग कंट्री के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मुद्रास्फीति की दर घटकर 5.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक विकास सुदृढ़ रहने की आशा है, जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की आर्थिक विकास दर अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगी। यानी वहाँ पे जो है आर्थिक मंदी के छाने की संभावना व्यक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की विकास दर अनुमान से अधिक 7.2% का होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि वर्ष 2022 में विकसित देशों में कुल 378 अरब डॉलर बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और उसमें भारत ने 49 अरब डॉलर का, उसमें भारत की भागीदारी जो थी 49 अरब डॉलर की थी, यानी 49 अरब डॉलर 49 बिलियन डॉलर एफडीआई भारत में आया उसी अवधि में। वैश्विक स्तर पर एफडीआई में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों की सूची में 8वें पायदान पर रहा। 20 देशों में से 8वें पायदान इसका रहा है। इस विदेशी निवेश की बदौलत भारत विश्व में नई परियोजनाओं की घोषणा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस प्रकार भारत को विदेशी निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाने में हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है और भारतीय क्षेत्र जो चीन +1 से लाभ प्राप्त करेंगे उनके बारे में भी यहाँ चर्चा करना जरूरी होगा। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। पहला तो है ITES। भारत का IT और ITES उद्योग देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति रहा है। राष्ट्र ने खुद को आउटसोर्सिंग सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित किया है और TCS है, इन्फोसिस और विप्रो सहित इस उद्योग के कई प्रमुख खिलाड़ियों का यह घर है भारत। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। लगभग 3.5 लाख करोड़ का भारत का फार्मास्यूटिकल्स उद्योग वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और विश्व की फार्मेसी के रूप में ज्ञात जो है भारत ने राजकोषीय वर्ष 2021-22 में लगभग 70% वैक्सीन की आवश्यकताओं को पूरा किया था, जो एक रिकॉर्ड था। भविष्य में भी भारतीय फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है और 2030 तक यह क्षेत्र के 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की, इस क्षेत्र की जो है भागीदारी 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे इसका विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन जाना स्वाभाविक है। तीसरा जो है धातु। भारत ने अगले 5 वर्षों के भीतर INR 40,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष इस्पात क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि भारतीय व्यवसायों और सरकार को निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों का समाधान करने और इस अवसर पर पूरी तरह से पूंजीकरण करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करना जारी रखना चाहिए। हाल के वर्षों में विश्व ने प्रमुख राष्ट्रों के बीच
भू राजनीतिक और व्यापार तनावों के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक बदलाव देखा है। इससे बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा चाइना +1 रणनीति अपनाने में भी वृद्धि हुई है। तो साथियों, निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें कि आज जब विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 15% से अधिक का योगदान देगा, तो ऐसी स्थिति में चाइना +1 का पूरा लाभ भारत को मिलने की आशा की जा सकती है, क्योंकि वे सारी परिस्थितियां जो हैं भारत में मौजूद हैं और उसकी दिशा में और अधिक परिस्थितियां अनुकूल हों इस चाइना +1 का पूरा लाभ उठाने के लिए, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस प्रकार यह मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी टिप्पणी पसंद नापसंद दोनों जो भी देना चाहें अवश्य दें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके अलावा जैसा मैं कहते आया हूँ, बाज़ार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, लिंक पहले से ही मैंने दे दिया है, तो यदि समय निकाल कर अध्ययन करेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, और अगले सप्ताह तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन बेसब्री से मेरे ज्वलंत मुद्दे का इंतजार अवश्य कीजिए। तो एक बार पुनः नमस्कार।